दरअसल जो हफ्ता बीत रहा है या जो हफ्ता बीत गया, दोनों कह सकते हैं, ये हफ्ता भारत के इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक किताब थी और उस किताब को लीडर ऑपोजिशन ने कोट करने की कोशिश की, जिसकी उनको इजाजत नहीं मिली। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि संसद के अंदर नेता पक्ष यानी प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति को अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए नहीं आए। इसलिए नहीं कि इस संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसी हफ्ते भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की संभावनाएं पुख्ता हुई। और जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, उस वक्त ट्रेड डील का फ्रेमवर्क हमारे आपके सामने मौजूद है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर वाकई में बहुत कुछ चर्चा होनी चाहिए, और इस पर सबसे बेहतर तरीके से टिप्पणी या राय कौन रख सकता है? आप जानते हैं, प्रभु चावला लगभग 50 सालों का पत्रकारिता का अनुभव है। एक केंद्र सरकार और कम से कम 2 राज्य सरकार गिराने का उनका अनुभव भी है। अपनी पत्रकारिता की वजह से उन्होंने कोई दल-बदल नहीं करवाया था किसी का, अपनी रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने किया था। नहीं, लोग समझ लेते हैं कि आजकल पता नहीं कि किस आधार पे आपने सरकार गिरवा दी हो, तो मैंने कहा स्पष्ट हो। तो हम उस वक्त की पत्रकारिता की बात कर रहे हैं जब पत्रकारिता अपने आप में गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। आज की पत्रकारिता की बात नहीं कर रहे हैं। आज तो लोग सुबह-शाम सरकार की तारीफ में करते हैं, अच्छा-बुरा सब कुछ बेहतर होता है। जब लोग सरकार से तीखे सवाल पूछते थे और सरकार के खिलाफ रिपोर्ट को पब्लिश करते थे, तो सरकारें गिरा करती थी। अब तो ये कहा जा रहा है कि आप किताब को भी कोट नहीं कर सकते, अखबारों को भी कोट नहीं कर सकते। तो अगर किताब को नहीं कोट किया जा सकता, तो अखबार को नहीं कोट किया जा सकता, तो जैन कमीशन की रिपोर्ट कैसे प्रभु चावला जी ने जो इंडिया टुडे में छापी थी, वो कैसे संसद में कोट होती, कैसे हंगामा होता और आई के गुजराल साहब की सरकार कैसे गिरती? मैं गलत कह रहा हूं तो बताएं सर। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उस वक्त जब रिपोर्ट मेरे हाथ में आई थी, कोई छोड़ गया था मेरे पास, तो मैंने लिखी थी। तो मैंने जैन साहब से भी बात की थी जिन्होंने किताब लिखी थी। और उस वक्त के होम मिनिस्टर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, मैं शायद नाम भूल गया उनका। मुखर्जी मुखर्जी थे शायद, या बैनर्जी थे। अरे कानपुर। नहीं, गुप्ता, इंद्रजीत गुप्ता। हाँ, इंद्रजीत गुप्ता थे। तो उनसे भी बात, उन्होंने मेरे खिलाफ FIR भी कराई थी। सीबीआई वाले मेरे हाँ, दफ्तर में भी आए थे। परंतु इस हाँ, तरह की धमकियां नहीं दी थी जिस तरह की आजकल की धमकियां सरकारें हर पार्टी वाली देती हैं। वो हम्म, पत्रकारिता जो थी वो अलग किस्म की थी। राजनीति में लोग जो थे अपने बलबूते हाँ, पर जीत करके आते थे, किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं जीता गया। जबकि इंदिरा के हाँ, नाम पर भी लोग जीत करके आते थे, परंतु फिर भी वो हाँ, ढंग से बात करते थे। कांग्रेस राज्य में मिलते थे, गाली गलौज होती थी, पर बाद में कॉफी भी इकट्ठे पीते थे। परंतु हाँ, अब तो पत्रकारिता जो है, हमारा काम पत्रकारिता है, तो आपका हाँ, राजनीति है, तो कोई उसमें मट-मुटाव नहीं था। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे और उसके बाद हम इकट्ठे हम्म, मित्र रहेंगे। वो सब खत्म हो गया है। मैंने भी हम्म, एक पिक्चर देखी सुबह, मैं देख रहा हाँ, सोशल मीडिया पे, जब मायावती हाँ, और अपने कल्याण सिंह और अपने हाँ, मुरली मनोहर जोशी एक हम्म, कमरे में बैठ करके हंस रहे हैं। ये क्या हम्म, अभी हो सकता है? मायावती को मैंने आज तक पिछले अखिलेश यादव के साथ बैठे नहीं देखा, या आपने देखा नहीं होगा दिल्ली के अंदर मोदी और राहुल गांधी कहीं एक बैठ करके चाय पी के हंस रहे हो जोर से। एक बार जरूर दिखाई दिया। नेता ही जानता है सब कुछ, नेता ही सब कुछ करता है। ये न्यू नॉर्मल है। डेमोक्रेसी नाम की चीज सिर्फ संविधान में है। पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, सरकार में डेमोक्रेसी नहीं है। तो हम एक चला जा रहा है जिसके अंदर सारी की सारी पत्रकारिता तो उसका विक्टिम है ही। अब देखिए ना, पार्लियामेंट के 2 भवन है, एक पुराना भवन है, एक नया भवन है। उसके बीच में आप सड़क खड़े होकर के पत्रकारिता कर सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। दोनों के अंदर क्योंकि जाने का अलग तरीका है, राज्यसभा बांट दी गई है। तो एक सड़क के ऊपर होकर के पत्रकारिता, जो आपसे मिलने आएगा MP पकड़ लीजिए, उससे बात कर लीजिए। अब वो सड़क की राजनीति जो है, वो सड़क पे पत्रकारिता भी आ गई है, कोई बात करने का ढंग नहीं है। तो ये जो है ना, एक तरफ से सेल्फ इम्पोज सेंसरशिप MP ने लगा दी है, हर पार्टी के MP। अब कांग्रेस के MP से भी बात करिए, राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे आप, उनको पता भी नहीं है। मोदी जी के बारे में सबको पता है कि मोदी जी की सरकार के अंदर एक ही व्यक्ति की चलती है और उनकी वजह से तीसरी बार सरकार बन के आई है। तो क्रेडिट तो है। कांग्रेस में तो तीसरी बार हारी है, तो वहां किस बात का डर है? सवाल यह है कि ये, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल कल्चर जिसमें नेता ही जानता है सब कुछ, नेता ही सब कुछ करता है, ये न्यू नॉर्मल है। डेमोक्रेसी नाम की चीज सिर्फ संविधान में है। पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, सरकार में डेमोक्रेसी नहीं है। तो हम एक डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेटिक सरकार तो चला रहे हैं, परंतु व्यवहार में टोटली अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। हम आप दर्शकों को बता दें, हमारे जो बिल्कुल नए दर्शक होंगे उनको समझ में आ गया जैन कमीशन क्या चीज है। दर्शकों को बताना पड़ेगा कि एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था आई के गुजराल।
जैन कमीशन वो रिपोर्ट थी जब राजीव गांधी की हत्या के जांच के लिए बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट में डीएमके जो उस वक्त सरकार में शामिल थी, सरकार के साथ थी, उसके ऊपर कुछ टिप्पणियां थी कि शायद उनका कोई उससे कोई लिंक हो सकता है। जैन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के बाद छापी। ये रिपोर्ट प्रभु चावला जी को मिली। उन्होंने इंडिया टुडे पे इस पर एक स्टोरी लिखी। ये इस स्टोरी को लेकर संसद के अंदर हंगामा हुआ और उसके बाद हालात यहां तक गए कि आईके गुजराल साहब की सरकार को जाना पड़ा। ये थी पत्रकारिता की ताकत। अगर आज जो नियम 349 का हवाला दिया गया इस बार के राहुल गांधी, वो एक मैगजीन की रिपोर्ट को नहीं दिखा सकते और 349 में ये लिखा हुआ ऐसा उन्होंने कहा, तो फिर अगर यही 349 का हवाला अगर तब दिया जाता तो न वो सरकार गिरती और ना प्रभु चावला जी की पत्रकारिता को लोग हम 25 साल बाद 30 साल बाद याद करते। तो सर मेरा सवाल आपसे यह है कि नियम तो ठीक है, क्या आपको वाकई में लगता है कि राहुल गांधी ने जिस किताब के हवाले से वो रिपोर्ट छापी थी, क्या उसको कोट करने का अधिकार मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल अधिकार हर एक को मिलता चाहिए। अगर सच है, उसके अंदर कोई झूठ नहीं है, किसी व्यक्ति का आरोप नहीं लगा रहे, तो छुपना चाहिए। कोई डिफेंस का सेक्रेटरी का मामला नहीं है। आपने जो बात की है, मैं एक और आपको उदाहरण देता हूँ। नरसिम्हा महाराज जब प्रधानमंत्री थे, डावोस में उनके साथ गया था, तब तो सोलंकी को इस्तीफा देना पड़ा था। इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर था उस वक्त, हमने अखबार एक में खबर छापी थी कि किस तरह यहाँ पर माधव सिंह सोलंकी वहां की सरकार के जो विदेश मंत्री थे, उनको कुछ नोट के दे के आए थे कि आप कोऑपरेट मत करिए। तो मैं प्रधानमंत्री को मिला, उसके जा करके मैं ये रिपोर्ट लेकर के आया हूँ, आपको इसके ऊपर क्या कहना है? उसने कहा जी मैं चेक करके बताऊंगा। ये नहीं कहा कि मत छापिए, या कोई ईडी या कोई सीबीआई मेरे पीछे नहीं भेजी उन्होंने। उसके बाद मैंने रिपोर्ट छापी इंडियन एक्सप्रेस में और उनका इस्तीफा हुआ। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल था, इंडिया टुडे में नटवर सिंह के हमने फोन टैप किया था, बात कर रहे थे। जो यूनाइटेड नेशन का फूड प्रोग्राम था, जिसके अंदर पैसे लिए गए थे, कुछ फूड के कांग्रेस पार्टी को कुछ पैसे मिले थे, इस तरह की रिपोर्ट छापी थी हमने। और नटवर सिंह की रिपोर्ट छाने में इंडिया टुडे में चलाया हमने, इंडिया टुडे में कब स्टोरी छापी। और कोई भी नटवर सिंह उसके बाद मेरे साथ खाना भी खाते रहे, उनका इस्तीफा भी हुआ। सोनिया गांधी ने मेरे को घर में बुला करके बताया। तो इस तरह से वो खबरों को, जिसके ऊपर कोई पर्सनल प्रेजुडिस नहीं है, उसको खबरों के रूप में लेते थे। हालांकि इंदिरा गांधी कई बार नहीं लेती थी और कांग्रेस के काफी लोग बाकी भी नहीं लेते थे। और वाजपेयी जी तो बिल्कुल ही बुरा नहीं मानते थे। मैंने उनके खिलाफ अनफिट टू गवर्न लिख दिया, व्हील चेयर में बिठा के कर्सी पर बिठा दिया। तो उस वक्त की राजनीति ये थी कि ना तो पत्रकारिता में पत्रकार जो लोग थे उनका कोई व्यक्तिगत एजेंडा होता था, ना किसी पॉलिटिशियन को लगता था कि ये पत्रकार कोई व्यक्तिगत मामलों की वजह से कर रहा है। अब सारी की सारी रिलेशनशिप बड़ी ट्रांजैक्शनल हो गई है। उनको लगता है कि पत्रकार अपनी प्रमोशन लेने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। दूसरा पत्रकार ये लगता है कि हमारे को कुछ नहीं मिलता है, तो हमें गाली देनी चाहिए। तो ये जो एक हो गया ना रिलेशनशिप, उसकी वजह से पत्रकारिता को चोट तो लगी है, क्रेडिबिलिटी कम हुई है। पहले तो कोई नहीं बोलता था, हमारे गोदी मीडिया या कांग्रेस मीडिया आप देखते हैं, मैं भी छोटा मोटा कभी शो कर देता हूँ, आपके साथ बात करता हूँ, आपकी भी गाली पड़ती है, उसके बाद मेरे को भी पड़ती है। तो एक है कि अब एक्सप्रेशन तो कर रहे हैं, हमने रोका तो नहीं है उनको। आपने भी जी। अपने कई आप जितने भी कमेंट्स देते हैं आपके बारे में या मेरे बारे में, कभी मैंने बैन तो नहीं किया। परंतु कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन ही बैन कर रखा है, कुछ लिख नहीं सकते आप। तो सुनना चाहिए, ये सुनने की कैपेसिटी जो है। हालांकि मोदी जी कल मजाक में कह रहे थे कि मेरी सेहत का राज क्या है कि मैं 2 किलो गाली रोज खाता हूँ, तो किस कांग्रेस की गाली 3 किलो देनी चाहिए। तो ये गाली खाने का इसके थिक 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 स्किन होने का एक अपना फायदा होता है। गाली को करना चाहिए, परंतु गाली को विंडिक्टिवनेस में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। पर ये जो आपने कहा, बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए था। राहुल गांधी कह रहे हैं पार्लियामेंट में बोल दे, तो क्या उसमें क्या लिखा है? यही कहा कि जो उचित समझाए वो करिए, इसमें क्या बड़ी बात है, कहने देना चाहिए। उसका जवाब आपके पास है। ऑपरेशन सिंदूर आपने कहा हमने जीता, हमने आके ठिकाने सब कर दिए। आपके पास अपनी पॉजिटिव, मैं कई बार से आपसे कह चुका हूँ, इस सरकार के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अपना पॉजिटिव एजेंडा देने में कई बार वो घबराते हैं। वो डर जाते हैं कि अगला हमारे बारे में एक लाइन गलत बोल देगा। भाई बोल देगा, क्या फर्क पड़ता है? आपके मेजोरिटी है, आप बात 17-18 स्टेट में रूल कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो बोलूंगा सच है, उसके ऊपर विश्वास करेगी। अपोजिशन लीडर जो है 3 बार चुनाव हार चुके हैं, उनके कई चुनाव में उनकी सरकारें खत्म हो गई हैं। उसको आप इतना इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मेरा यही कहना है कि राहुल गांधी अगर आज नेशनल लीडर आज है, नंबर 2, उसका सारा का सारा श्रेय मोदी सरकार को जाता है, बीजेपी को जाता है, और किसी को नहीं जाता। बाकी ऑपोजिशन लीडर उसको नहीं एक्सेप्ट करते, पर बीजेपी के नेता उसको, राहुल गांधी को, मोदी के बाद सबसे बड़ा नेता मान लेते हैं। और जो भी कहेगा नहीं करने देंगे हम। और उसको ये पता है ये वीकनेस है इनकी,
वो भी उसी सब्जेक्ट को चुन लेता है जिनके ऊपर दुखती रग पे नजर रखना, कि ऐसी बात बोलो जिससे मोदी के ऊपर अटैक हो। जैसे ही मोदी का नाम आएगा, जहां उनकी क्रेडिबिलिटी में सवाल उठेगा, तब बीजेपी वाले खड़े होकर के 3 दिन तक राहुल गांधी को सुर्खियां बनाएंगे। राहुल गांधी के ऊपर हम बातचीत करते हैं, यूट्यूब के अंदर शॉर्ट लगाता हूँ, 10 लाख 8 लाख लोग देखते हैं, 1-1 करोड़ देख रहे हैं। मैं अभी देख रहा कि मोस्ट सर्च वर्ड कौन सा है यूट्यूब के ऊपर। पिछले 3 दिन से राहुल गांधी 8 मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं। क्या है ये? मतलब उसको आप हीरो बनाते चले जा रहे हैं फॉर नो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन टू द नेशन एट ऑल। उस आदमी कंसिस्टेंसी है, लड़ाई कर रहा है, एक व्यक्ति किसी चीज को ले लेता है, उसके ऊपर पड़ जाता है, टी शर्ट पहन के पार्लियामेंट में चला जाता है, ढीली पैंट पहन लेता है, उसका अपना स्टाइल है, एक बन करके जाता है। वो महात्मा गांधी सिर्फ धोती पहन के जाते थे, ये अपने कपड़े पहन, अपनी इमेज बना रहे हैं वो। परंतु उसको पॉपुलर करने के लिए, उसकी इमेज बनाने के लिए, हुड्डा जी के यहाँ लंच था, इतने लोग घेर के पत्रकार जा रहे थे उसके पीछे, तो किसने उसका हेलो बनाया? राहुल गांधी का रिवाइवल पॉलिटिकल जीत में ना कन्वर्ट हो, वो अपना मैंडेट नहीं ले पाए लोगों से, परंतु पब्लिक परसेप्शन में विजिबिलिटी राहुल गांधी की बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन आदमी है? राहुल गांधी, जो कभी 5% से जब शुरू किया था, अब 22, 23, 24% पे आ गए। तो मेरे को लगता है कि बोलने की अभिव्यक्ति जो है, स्वतंत्रता, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन विद इन द लिमिट, विदाउट नेशनल इंटरेस्ट बीइंग इफेक्टेड, किसी को रोकना चाहिए, डरना का है बात है। बिल्कुल। बट प्रभु, एक और दिलचस्प बात देखने में कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री का अभिभाषण नहीं हुआ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे थैंक्स गिविंग स्पीच नहीं हुई इनकी, और स्पीकर ने ये कहा कि भाई उनको उनके साथ कुछ अप्रत्याशित हो सकता था। कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा था और इसलिए मैंने उनसे आग्रह कि आप ना करें। क्या आपको वाकई में यकीन है कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है? प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है तो संसद का फायदा क्या भाई? तो संसद को बंद कर देना चाहिए। मैं तो उस दिन संसद में था जिस दिन अटैक हुआ था वहां पर, मैं उस दिन था वहां पर पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं पहुंच पाए थे वहां लोग। सवाल ये है कि इस तरह का जो पहली बार इतिहास में हुआ, 75-78 साल की पार्लियामेंट है, कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव देना था उसको बोल नहीं पाए लोकसभा के अंदर। लीडर तो ऑपोजिशन भी नहीं बोल पाए। लीडर ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम प्रधानमंत्री को नहीं बोलें। ये उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। मनमोहन सिंह को भी घेर के खड़े हुए थे, आपने देखा होगा, वीडियो चल रही थी पीछे। मनमोहन सिंह जब भाषण कर जी। रहे थे, सारे कांग्रेस के एमपी खड़े हो गए, फिर बोलते रहे, आए हाउस के अंदर बोल के चले गए अपना। इस बार स्पीकर को अपने ऊपर लेना, क्योंकि स्पीकर पार्लियामेंट का गार्जियन है, वहां पर अब तो सीआरपीएफ भी अंदर लगा दी गई है, और इस तरह से पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक सोचने की बात करे, वो भी शर्मनाक है अपने आप में। अगर सोचा गया है कि प्रधानमंत्री के ऊपर जाकर अटैक करेंगे, गार्ड, वॉच एंड गार्ड होता है, प्राइम मिनिस्टर के आसपास बहुत लोग होते हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर सीट पे बैठे होते हैं, हालांकि सुरक्षा पार्लियामेंट के अंदर जिम्मेवारी स्पीकर की है, पर काफी लोग होते हैं, उनके ऊपर कोई अटैक करने की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। अब क्यों नहीं गए, उसका कारण क्या था? कि हो सकता है कि कांग्रेस, जैसे अब राज्यसभा में भाषण दिया ना उन्होंने, अब राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ज्यादा स्ट्रांग है लोकसभा के स्पीकर से। मेरे को समझ नहीं आती ये बात भी, कि वहां जो राधा कृष्ण जी बैठे हैं, उनको उन्होंने गारंटी दी थी प्राइम मिनिस्टर के, आप ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। तो ये कोई अपने आप में समझ नहीं आता कि क्यों किया गया। राजनीतिक स्ट्रेटजी होगी या कुछ होगा। उस दिन शायद प्रेसिडेंट जो है ट्रंप के साथ कुछ डील भी साइन होने वाली थी, मेरे को लगता है उसमें व्यस्त होंगे। सुबह से डिस्कशन हो रहा था, कि 2 घंटे बाद अनाउंसमेंट हो गया था उसका कि डील हो गई है। तो मेरे को लगता है कि वो एक जिसके अंदर वो बिजी थे, जिसको स्टडी कर रहे थे, ये मेरे सुनने में आया है कि वो थोड़े ज्यादा बिजी थे, इसलिए उनको ना जाना वहां पर। ये बीजेपी ने इसको ऐसा मुद्दा क्यों बनाया? क्योंकि इसके ऊपर कई गले में उतरने वाली बात है नहीं, कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर कोई भी एमपी भी है, महिला एमपी हो या दूसरी एमपी हो, इस तरह की जी। जरूरत करने की हिम्मत किसी की पड़ नहीं सकती। हो सकता है स्पीकर को गलत इनपुट दिया गया हो, उन्होंने चेक ना किया हो, ये भी हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। भारतीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है कि प्रधानमंत्री इसलिए नहीं आए कि उनको खतरा था। ये अपने आप में जिसने भी कहा है, जिसने भी ये बात पहुंचाई है स्पीकर तक, उनको सोचना इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों कहा, कैसे कहा, पूरा इसके ऊपर व्हाइट पेपर आना चाहिए। बिल्कुल। और जान को खतरा था संसद के अंदर, और कोई इंक्वायरी नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई फॉलो अप एक्शन नहीं। भाई अगर प्रधानमंत्री की जांच को खतरा अगर संसद के अंदर था, तो फिर पूरी कॉन्स्पिरेसी अनरावल होनी चाहिए। वो लोग जो उनकी सिक्योरिटी के लिए इंचार्ज, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। तो क्यों? और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर प्रधानमंत्री के संसद के अंदर सुरक्षित है, फिर कहां सुरक्षित होंगे? लेकिन सर एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई पड़ी, वो ये कि बीजेपी के एक सांसद ने इंदिरा गांधी
पंडित जवाहरलाल नेहरू सोनिया गांधी तक का चरित्र हनन किया और होने दिया गया उसको। ये क्या है? नहीं, जो आप बात कर रहे हैं कि निशिकांत दुबे जो हैं उनको कोई 5वीं बार के शायद सदस्य, चौथी या 5वीं बार के हैं, उनको जीत के आते हैं हमेशा। पहली बार भी जीता, दूसरी बार जीते, उनको मंत्री नहीं बनाया। हालांकि मंत्री उनको बनने का क्रेडिट सबसे ज्यादा रह जाता है कि जिस तरह की क्वालिफिकेशन आजकल मंत्री बनने की है उसमें सबसे नंबर 1 ही है। तो हर बात को एक हेडलाइन बटोरने की बात है, निशिकांत दुबे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, उनकी पब्लिसिटी भी होती है, इसकी वजह से महुआ मोहत्रा वगैरह सब पार्लियामेंट से उनकी छुट्टी भी कई लोगों की होनी, उसके बाद काफी परेशानी हुई। तो मेरे को लगता है कि नेहरू को कब तक आप पूछते रहेंगे? प्रियंका गांधी जैसे एक बार कहा कि एक दिन तय कर लीजिए, 60 घंटे 70 घंटे बैठ के डिस्कस कर लेते, इतनी गालियां देनी दे दीजिए। अब नेहरू के ऊपर बार बार मैंने यही कहा ना कि नेहरू, अगर आज की जनरेशन नेहरू नहीं पढ़ती होगी, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया, काफी चीजें चेंज हो गई, अब नेहरू नहीं होगा कहीं किसी किताबों के अंदर, तो आप नेहरू के बारे में बोल बोल के बच्चों में जिज्ञासा क्यों पैदा कर रहे हैं? नेहरू ने किया, कांग्रेस ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, मनमोहन सिंह ने किया। आप कहते मनमोहन गांधी रेन कोट पहन के जाते थे, सब कह दिया आपने, वो हार गए, खत्म किया, पब्लिक ने उनको हरा दिया, तो आप लोगों को वोट दिया, आप अपनी बातें करिए। ये नेगेटिव कैंपेन जो दोनों तरफ से चल रहा है, कि आप नेहरू से लेके शुरू करते हैं, जब भी कोई बात आती है, 11 साल प्रधानमंत्री हो गए आप, 11 साल से सत्ता में हैं, नेहरू को भुलाने की बजाय अगर चाहते हैं कि नेहरू का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव था, तो सदियों में अगले आने वाली जनरेशन के ऊपर छोड़ दीजिए, वो जज करेगी हिस्ट्री। मनमोहन सिंह कहा कि जो हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू हिम लेटर ऑन, वो लग रहा है मोर काइंड अभी होने वाली है उसके हिसाब से। मनमोहन सिंह जो करते थे, जो उन्होंने किया, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, उसके ऊपर काफी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं आजकल। पर आपने जो कहा कि व्यक्तिगत आक्षेप बट करना, प्रभु उनकी ये जो किताबें लेकर चरित्र के हनन, आना, मथाई, हाँ, वो बड़ा गलत है। मतलब उसको किसी की व्यक्तिगत, अब मथाई की किताब आप 50 साल पहले, 60 साल पहले में लिखी गई थी, कई बार उसके हो चुका है डिस्कशन, उसके ऊपर काफी कुछ हो चुका है, उसके ऊपर क्यों जाते हैं? फिर उसके बाद क्या होता है, लोगों ने वाजपेयी की किताब निकाल के शुरू कर दी लिखना। तो आप चाहते क्या है? मतलब हर एक का, जिनके ग्लासेस में घर ग्लासेस अपने ग्लास हाउस में रहते हैं, वो दूसरे को पत्थर नहीं फेंक सकते। तो ये प्रॉब्लम ये है कि हर एक पॉलिटिकल लीडर के अपने पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। तो इसके ऊपर डिस्कशन आज की बात करिए, कल होने वाले की बात करिए। पीछे जाएंगे तो गंदी राजनीति हो जाएगी। आप आइडियोलॉजी की बात करिए, आप विषयों की बात करिए, मुद्दों की बात करिए, व्यक्तियों की बात क्यों करते हैं? दोनों तरफ से ये हो रहा है, ये गलत है। पर प्रभु एक बात मुझे बताइए कि क्या ये क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए? क्या आरएसएस को इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए? इससे फायदा क्या हो रहा? मतलब मैं एक होता है राजनीति के अंदर, आप कुछ कदम उठाते हैं तो आप फायदा नुकसान देखते हैं। ऐसी ऐसी किताबों को कोट करने से उसके बाद कहते हैं कि मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आप करना क्या चाहते हैं? अगर आप इंदिरा गांधी का चरित्र हनन करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, लोग अटल बिहारी वाजपेयी के पास भी जाएंगे, फिर उनके आगे भी लोग जाएंगे। इससे फायदा क्या होने वाला? क्या इस पे आरएसएस के लोगों को या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, डांट फटकार नहीं लगानी चाहिए इस लोगों को? नहीं, पुलिस स्टॉप से सवाल ये है कि आप नैरेटिव कौन चला है? जब आपको इस बात का क्रेडिट मिलता है कि आप कितनी गालियां किसी को देते हैं, उसके ऊपर अगर पॉलिटिक्स डिपेंड करती है, तो हम और आप तो कह सकते हैं जांच तो इनके ऊपर करना चाहिए, कोई नामबंदी करनी चाहिए इनकी। पर कौन करेगा इसके ऊपर? आरएसएस के लोग तो अपने हिसाब से बैठे हैं अलग होकर के, चुपचाप जो चल रहा है उनके 125 साल की, 100 साल की संस्था उनकी हो गई है, अगले से काम देखते रहेंगे। परंतु बीजेपी के अंदर आप जो कह रहे हैं कि मैंने ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, इसके ऊपर डॉक्ट्रिन है उनकी। आप डिफेंसिव मत जाइए, ऑफेंस में जाइए। तो जो भी आपको कहे जी, आप कहें रात है, अब कांग्रेस वाले कहेंगे रात, हम तो रात को डिस्कस कहेंगे नहीं, दिन है अभी तो। अब कांग्रेस वाले कहेंगे दिन है, तो वो कहेंगे रात है। तो ये चल रहा है कि जो आपने कहा उसका जवाब नहीं देंगे। आंसर टू योर क्वेश्चन इज अनदर क्वेश्चन। आपके सवाल का उत्तर सवाल से देंगे। जवाब आपका जो है, हर सवाल का जवाब ही सवाल है। ये राजनीति आजकल। तो इसलिए राजनीति के अंदर हम और आप मिलकर मॉरल स्टैंडर्ड ले सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्या नहीं कर सकते। अब 11 साल से कुछ हो नहीं रहा, 12 साल से, तो अब क्यों कहें हम? हमारे और आपके कहने से तो कोई बदल नहीं जाएगा। जहाँ तो राहुल गांधी भी नहीं बदलेंगे, और मोदी जी भी नहीं बदलेंगे, अमित शाह भी नहीं बदलेंगे, बीजेपी भी नहीं बदलेगी। अब नितिन बन गए नवीन, अब उनकी कौन सुनता है, पता नहीं किसी को क्या करेंगे वो ला करके। तो आप जो कह रहे, जो होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, पर जो नहीं हो रहा उसके ऊपर हम किसको ब्लेम करेंगे? क्योंकि जब गाली दी जा रही है, रोज एफआईआर हो रही हैं, कुछ हर एक दूसरे के खिलाफ जब बातें की जा रही हैं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन होता जा रहा है, महिलाओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हर तरह की बातें हो रही हैं, तो उसके बाद अब एक देश की मुख्यमंत्री इतनी परेशान हो गई कि वो सुप्रीम कोर्ट में खुद आके खड़ी हो गई।
तो सारा चीजें जो है जो होल एनवायरनमेंट है, नैरेटिव है, डायलॉग का आर्किटेक्चर है, ग्रामर है, ये सब चेंज होती चली जा रही है। तो चलते हुए एक दौर है, इसको देर टाइम लगेगा। हम और आप जो हैं, आप तो मेरे से यंग हैं, मेरा दौर, मैंने तो 15 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, कवर किए हैं उनके बारे में। तो हर एक दौर के अंदर कुछ ना कुछ नई चीजें आई, परंतु इनका जो अभी आ रहा है, ये पहले 14-15 13 प्राइम मिनिस्टर में नहीं देखा हमने कि डायलॉग की कमी है। डायलॉग की कमी ऊपर से शुरू होकर के नीचे तक चली गई है, यानी कि गली मोहल्ले में भी बीजेपी के और कांग्रेस कार्यकर्ता जो नए हैं, पुराने तो अभी दोस्ती में, जो मेरी उम्र के लोग हैं बीजेपी के, आरएसएस के या कांग्रेस के, अभी भी शाम को चाय पत्ती मिल जाएंगे। पर जो नई जनरेशन जो आई है, वो बात ही नहीं करती, घर में नहीं जाते एक दूसरे के। तो आप जो कहते हैं डोमेस्टिक अनरेस्ट, जो सिविल अनरेस्ट होने वाला है, जो सोशल कन्फ्रंटेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मोहल्ले जो हैं वो बट गए हैं जातियों में, वो बट गए हैं कम्युनिज्म में, वो बट गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। तो आपको दिखाई दे जाएगा एक मोहल्ले के अंदर, आपको बताएंगे ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये दलित है, ये अगड़ा है। अब देखिए ना, आप देखिए, अब पंडित नाम रख दिया फिल्म का, वेब सीरीज में, क्या रखने की जरूरत थी भाई? जस्टिफिकेशन ही नहीं है, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन करना है आप उसको। पंडित, घूसखोर पंडित, भाई घूसखोर और कोई नहीं किया। आप खाली पंडित लिखते थे, आपको पंडित बनाया ही था। आप लिखते थे घूसखोर शुक्ला, उसमें तो पंडित नहीं आता, शुक्ला ही आता है ना। तो ये सब चीजें जो आप कहते हैं, ये भी जस्टिफिकेशन नहीं है ना किसी चीज की, उसके ऊपर हल्ला मच गया। अब बिहार के गांव के अंदर क्या हुआ, एक दलित ने शिकायत की, सारा का सारे पंडित जितने रेल थे सबके खिलाफ एफआईआर कर दी। क्या हो रहा है मैं समझ आता भाई, जिसके खिलाफ शिकायत की उसको पकड़िए ना। आप 70 के 70 पंडित है, उन सबको पकड़ लेंगे आप। बट सर एक बात ये बताइए कि ये जो कुछ लोगों का कहना है कि दरअसल ये इंदिरा गांधी नेहरू का चरित्र हनन इसलिए किया गया क्योंकि प्रियम्पटिव मूव्ड है। क्या आप एप्स्टीन पे बोलिए मत, एप्स्टीन फाइल के ऊपर, क्योंकि एप्स्टीन फाइल के ऊपर अब हरदीप सिंह का भी नाम आया, अनिल अंबानी का भी नाम आया, प्रधानमंत्री जी का भी नाम आया उसमें, और ये कहा जा रहा है उसमें कुछ और भी ऐसी चीजें आने वाली होती जिससे सरकार एम्बैरेस हो सकती है। तो शायद ये प्रियम्पटिव था, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा कि मैंने तो किताब के बाद मुझे एप्स्टीन फाइल पे बोलना था। क्या ये उसको रोकने की कोशिश थी? और क्या आपको लगता है कि एप्स्टीन फाइल में जो कुछ है वो उसको एंडोर्स किया जा सकता है? देखो जी, आप जो मर्जी कहिए, एप्स्टीन फाइल के अंदर अभी तक जो भी आ रहा है, उसके अंदर कोई इस तरह की कनेक्शन नहीं प्रूव हो रहे कि इसमें हमारे लोग जिनके भी नाम आए वो किसी सेक्स ऑफेंसेस में इन्वॉल्व थे। यही कह सकते हैं कि वो सेक्स ऑफेंडर था, कन्विक्ट हो गया था, उससे डायलॉग करना किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, मॉरलिटी राइट नहीं था, इतना अभी तक प्रूव हुआ है। उसमें भी डिफेंसिव कहीं और सरकार होती, शायद इसमें कहीं ना कहीं एक्शन होता, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि हम जानते थे कि उसके साथ ये सब हुआ है, वो सजा आता है, उसके साथ बातचीत करनी नहीं चाहिए। परंतु डाइवर्जन इसमें क्या कि कोई बड़ा मोदी के खिलाफ तो कुछ आया नहीं। ये है कि मोदी जी वहां गए थे, डांस कर रहे थे, ये कुछ भी लिख सकता है। इसका एविडेंस क्या है आपको? मैं आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, कई बार मैं तो भुगत चुका हूँ चीजें, मेरे को पता क्या होता है इसका इंटरप्रिटेशन जो है। परंतु एक ये है कि एप्स्टीन फाइल में अगर आप एक आदमी पता है जो जो कन्विक्टेड है, जो कर चुका, उसके साथ डायलॉग रखना ये अपने आप में जस्टिफाइबल नहीं है। परंतु अभी तक इंडियन का अभी बहुत कुछ आना बाकी है, अब क्या आएगा पता नहीं है, क्योंकि नई चीज रोज आ रही है। उसमें क्या आने वाला मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। जो बाकियों के बारे में, जो वहां के नेता हैं, अमेरिकन हैं, या इंग्लैंड वाला ड्यूक था, जो प्रिंस था, जिस तरह की उनके बारे में आ रहा है, उस प्रिंस एंड्रूज, इमोरल चीजें हमारे किसी भी इंडियन लीडर के बारे में अभी तक आई नहीं है। तो इसलिए आप कहें कि उसको डाइवर्स करने की बात थी। जब तक बड़ी बात आ रही हो जाता, आपको लगता है कि आने वाली है, कि पता होता है ना, चोर होता है उसके दिल में पता चोरी क्या मैंने कर रखी है, तो धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। परंतु अभी तक जो आया है उसके बेसिस में आप ये नहीं कह सकते पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में फिट बैठता है कि एप्स्टीन के ऊपर हम और आप चर्चा कर सकते हैं। आम जनता से बात करें, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है एप्स्टीन में अभी इस वक्त, कोई भी, उनको पता भी नहीं है एप्स्टीन क्या है। अगर कोई बड़ी चीज आ जाती तब तो लगता है एप्स्टीन में है। तो एप्स्टीन के अंदर इंडियन पॉलिटिशियन का कोई भी ऐसा कंडक्ट एक्सेप्ट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे बातचीत हमें नहीं करनी चाहिए थी। उसके अलावा कोई ऐसी चीजें नहीं आई हैं जो बाकी ट्रम्प के बारे में आई हैं, या क्लिंटन के बारे में आई हैं, या बाकी लोगों के बारे में आई हैं। उस तरह का आरोप हमारे किसी नेता पे अभी लगा नहीं है, इसलिए वो इशू नहीं बन पा रहा। मैं नहीं कहूंगा इसको डाइवर्ट करने के लिए किया गया, क्योंकि उसकी चर्चा तो कांग्रेस के अलावा बाकी कर भी नहीं रहे। बिल्कुल। देखेंगे आप सोशल मीडिया पे, स्टालिन ने इशू नहीं उठाया, उधर किसी और पार्टी ने नहीं उठाया, कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं उठाया, एप्स्टीन की बातें कोई और नहीं करते हुए राहुल गांधी के और कोई कर ना, कांग्रेस पार्टी के अखिलेश यादव ने छोटा मोटा वहां पर कहा, परंतु बाकी पॉलिटिकल पार्टी तो उसको इग्नोर कर गई एकदम। बिल्कुल सर।
ये जो यूएस अमेरिका डील है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? भाई मैं तो एक ही सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई कहे व्हाट्स द डील, किसी को पता क्या डील हुई है? आज भी जो उन्होंने अनाउंस किया कल, उसके अंदर जो फ्रेमवर्क आया है। फ्रेमवर्क आया है, उसके बाद फ्रेमवर्क को कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर, वो भी टाइम लगेगा। तो मैं ये कहेंगे, कोई कहे कि मोदी जीत गए, क्या कोई कह सकता है कि ट्रंप हार गया? दोनों तो नहीं जीत सकते ना। इफ मोदी हैज वन, हैज ट्रंप लॉस्ट? पढ़ने के बाद मैं काफी पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, आज एक बात हुई, गोयल साहब ने कह दिया कि हम प्राइम मिनिस्टर को थैंकवाद करते हैं, हम थैंक करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ट्रंप को, दोनों को अपने प्राइम मिनिस्टर को करना जरूरी है, और ट्रंप को भी धन्यवाद दे दिया उन्होंने, उन्होंने अंडरस्टैंड किया। फिर उनसे पूछा गया कि आप रशिया का तेल देना बंद कर देंगे? उसका जवाब क्या दिया उन्होंने? वो जयशंकर जी से पूछिए, जयशंकर जी तो पेट्रोलियम मिनिस्टर है नहीं। और बिल्कुल। जब वाशिंगटन में पूछा गया कि डील के बारे में क्या करेंगे, वो कहते हैं गोयल साहब से पूछिए। कैबिनेट मिनिस्टर एक दूसरे को पता नहीं है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। डील में ये जरूर है कि आप कह सकते हैं कि 0 से 18% अच्छा है, या 50% से 18 पर अच्छा है। फिर फैसला करना पड़ेगा ना कि 50% से 18% आए, ये बहुत अच्छी बात है। पर 1 साल पहले तो 0 था ना। तो आप कहते हैं कि हमारी दीवार पहले कुतुब मीनार जी थी, 365 फुट की थी, वो गिर के 345 रह गई, वो अच्छी है। कुतुब मीनार बिल्कुल। जी। तो इसमें से काफी चीजें आने वाली हैं, अभी क्लैरिटी नहीं है। सिर्फ यही कह सकते हैं कि जैसे ट्रम्प बिहेव कर रहे हैं, कल को क्या करेंगे ये भी पता नहीं ना। उनके ऑर्डर इतने पास हुए हैं, रोज ऑर्डर पास करते हैं। यहाँ तो पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, यहाँ कोई ना कोई सिस्टम है जिससे करना पड़ता है। वहां तो ऑर्डर नंबर 3656 में ये कहा था, ऑर्डर नंबर 9600 में ये कहा था, वो ऑर्डर बढ़ा देते हैं। उनके फाइल इतनी मोटी मोटी होती है, उनको एग्जेक्टिव पावर है जो कर सकते हैं। ट्रंप ने ये तो कर दिया कि आपको 50 से 18 पे लाकर, ये बार्गेनिंग होती है ना डील में। जब आ जाते हैं मारवाड़ी लोग सौदा करते हैं कि 100 रुपए मांगोगे तो 18 रुपए 20 रुपए मिल जाएंगे आपको। ट्रंप तो मारवाड़ी है, उसने 50 लगा दिया, उसके तो 18 पे सेटल हो जाएंगे। तो आप तो गुजराती हैं, आप 0 से 18 पे सेटल हो गए, आपको लगता है 50 से नीचे लाना है हमारे को, तो दोनों बीच में आके अटक गए 18% पे। अब सवाल है कि एग्रीकल्चर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है इसका? आप ऑयल खरीदेंगे नहीं, अब वेनेजुएला से आप खरीद रहे हैं, वहां से सस्ता मिल रहा है फिलहाल, इसको हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर क्या फ्रेमवर्क है। गाड़ियां सस्ती होंगी अमेरिका की, वहां की शराब सस्ती होगी, जैक डैनियल जो आती है तो बहुत पीते हैं आजकल, ब्यूरोक्रेट सबसे ज्यादा पीते हैं, उनको ज्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी सस्ते में। तो काफी अमेरिकन का प्रोडक्ट्स जो है सस्ते हो जाएंगे, आपको इंपोर्ट करने की परमिशन ज्यादा मिल गई है। $100 बिलियन का लाख तक माल खरीदेंगे अमेरिका का, तो उसका बैलेंस ट्रेड में क्या फर्क पड़ता है? पर टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, ये भी फर्क पड़ता है। परंतु अभी इट्स टू अर्ली। मैं तो ये कहूंगा कि इन्होंने बीच में तुम थोड़ा दो, तुम 2 कदम आगे बढ़ो, हम एक कदम आगे बढ़ते। तो इट इज फॉर अमेरिका हैज कम 2 स्टेप फॉरवर्ड, वी हैव मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड। हमारी इतनी जीत तो जरूर है कि हमारे को बाकी कंट्रीज के मुकाबले में 18% मिला है, उनको 19 है, पाकिस्तान के पास, मलेशिया में कुछ और है, इंडोनेशिया में कुछ और है। तो हमारे आसपास के साउथ एशियन देश हैं, उसके अंदर ड्यूटी हमसे ज्यादा है, तो कंपटीशन हमारे लिए, जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उससे बढ़ सकते हैं। परंतु कृषि के अंदर क्या होने वाला अभी तक क्लियर नहीं। अगर कृषि के अंदर ज्यादा नुकसान हो गया तो उससे इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आगे जाकर शुरू आएंगे। परंतु अभी डील जो है, ये नॉन डील है, अभी तो कागज है। उनके यहाँ तो इम्प्लीमेंट कर दिया उन्होंने, क्योंकि 1-1.5 साल के अंदर 6 बार उन्होंने ऑर्डर पास किए। जहाज पहले पहुंचता है आधे रास्ते में, तो 20% ड्यूटी के ऊपर, वहां जब तक पहुंचता 50% हो जाती है, जब वापस आने शुरू होता है फिर 18% हो जाती है। तो उस जहाजों को समझ, मैं एक एक्सपोर्टर से बात कर रहा था, कहता हम तो भेज ही नहीं रहे, पता नहीं कल क्या लगा देगा, आज 18% यूएस काटेगी तो वहां पहुंचेगा 50% हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी जो बन गई है ट्रेड के अंदर कि ट्रम्प साहब कब क्या करेंगे, पेट्रोल कितना अच्छा, एक चीज आपने इतनी विदेश यात्राएं की प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ, तमाम डील्स आपने खुद अपनी आंखों के सामने साइन होते हुए देखी है। ये जो ऑर्डर निकाला है राष्ट्रपति ट्रंप ने, जिसको कहते हैं ऑर्डर 14329, कि हाँ, हम कर रहा है, मॉनिटर बड़े सारे करेंगे ऑर्डर कि है। भारत, हाँ, हम मॉनिटर करेंगे कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर रहा है, तो शुरू तो नहीं कर रहा, अगर शुरू करेगा तो फिर हम इनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। आपको नहीं लगता दिस ह्यूमिलिएटिंग? कि मैंने यही मतलब तो कहा भारत आपको। क्या कोई बनाना रिपब्लिक हो गया है कि मतलब आप नहीं, कह रहे हैं कि 12 हम देख रहे हैं तुमको।
नहीं, भारत बना रखे हुआ नहीं हुआ, पर मैंने आपको बताया ट्रम्प ने जो लिखा है कंडीशन जो आप पढ़ रहे हैं, मैंने भी पढ़ा उसको, बड़ा क्लियर है। मैंने यही कहा ना कि कल क्या करेगा किसको क्या भरोसा, उसने लिख दिया उसके अंदर, मेरे को कल पता लगे कि आपने रशिया से तेल खरीदा, मैं फिर 50% कर दूंगा, तो जो आपका माल गया हुआ वहां पर वापस आ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने वर्डिंग ऐसी की है जिसके अंदर बांध के रख दिया कि आपके साथ जो मैंने 18% किया है उसके बदले में आपको 1 2 3 4 5 6 7 चीजें करनी पड़ेंगी, और मैं मॉनिटर करूंगा डेली बेसिस पे। वो तो इंटरनेशनल कॉमर्स को डिक्टेट कर लिया। हर हमने भी कोशिश की, 9 कंट्रीज के साथ हमने संबंधित डायरेक्ट कर ली। उसके बाद भी क्या डायरेक्ट होते कि अमेरिका तो डॉलर में जब आप तक कर रहे हैं भाई, अमेरिका से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। अमेरिका ट्रेड जो है ग्लोबल ट्रेड का काफी लंबा 27-28% वहां पर होता है। तो अमेरिका के बिना कोई भी ट्रेड वर्ल्ड में हो नहीं सकता डायरेक्ट। हम कोशिश कर रहे हैं, चाइना भी कोशिश कर रहा है, परंतु जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर उसने इतनी सारी कंडीशन लगा रखी हैं जो आपने पढ़ी हैं कि भारत को हर कदम फूल फूल कर चलना पड़ेगा। ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अभी ठीक है कि 18% लगा दिए, हम 50% से 18% आ गए हैं, क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये डील अमेरिका के साथ हुई है तो ट्रम्प ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपने 18% में कमिट करा दिया, किन शर्तों पे कराया है? जब माल बिकना शुरू होगा, यहाँ से जाना शुरू होगा, जब यहाँ से आना शुरू होगा, तब तक पता नहीं क्या होगा। कि हमारे यहाँ भी सिस्टम में टाइम लगेगा। हमारे यहाँ काफी चीजें रूल्स बनते हैं, उसके ऊपर कैबिनेट मीटिंग होगी, हर कमेटी की इंटर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आप लगाएंगे। हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्ड है, उनके यहाँ तो कोई स्ट्रक्चर होता नहीं। अभी गोयल साहब बड़ी चीजें पढ़ रहे थे, स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, काफी चीजों के नाम ले रहे थे, परंतु क्लियर नहीं है उसके अंदर कई चीजें। जो आपने सवाल उठाया कि उनको पता लगा कि रशिया से तेल ले लिया, फिर लगा देंगे 50%। रशिया से तेल तभी लेंगे हमने, जैसे हमारी स्टैंड है, जो हमारे हित में होगा वो करेंगे। अभी वेनेजुएला से, क्योंकि अमेरिकन कंपनी ने वेनेजुएला टेक ओवर कर दिया है, तो आप अमेरिका से खरीदे एक किस्म से फायदा उन्हीं को होगा, और वो रशिया के मुकाबले में $7-8 सस्ता दे रही है। तो इसलिए हमारे अमेरिकन इंडियंस को जब तक वहां से सस्ता मिलता रहेगा तब तक वो लेते रहेंगे। तो आपको लगता है कि अभी थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना कि सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा और ट्रम्प पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना उचित नहीं होगा और ट्रेड डील अभी पूरी तरीके से डिटेलिंग नहीं हुई है, अभी सिर्फ फ्रेमवर्क सामने आया है और उसमें भी हाँ, इतनी सारी कंडीशंस लगी हुई है कि उसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल काम है। अब वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाई आप $500 बिलियन का सामान आपको खरीदना पड़ेगा मुझसे अगले 5 साल में। अभी खुद हाँ, अमेरिका से हम सिर्फ $42 बिलियन खरीद रहे हैं, सिर्फ $42 बिलियन जो अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी हर साल हमको $100 बिलियन लेना हमारा पड़ेगा। डेफिसिट जो विद अभी, 200 जब भी अब हमारा ट्रेड सरप्लस था वो सब खत्म हो जाएगा। जो खत्म हो जाएगा। अमेरिका का यही कारण था कि हमारा ट्रेड सरप्लस इतना ज्यादा है कि हम उसको खत्म करेंगे तो लगभग बराबर हो जाएगा। $140 बिलियन का ट्रेड सरप्लस जो हमारा है, जो हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो इसके आकर के खत्म हो जाएगा। परंतु ट्रम्प के ऊपर भरोसा करेंगे एट योर ओन रिस्क। अगर उसके ऊपर है कि आप उसकी जीत में हार, अब उसकी हार में भी जीत दिखा रहे हैं, जीत में हार दिखाएंगे, कब क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे मैं बताया ना, जयशंकर कुछ कहते हैं, पीयूष गोयल कुछ कहते हैं, कुछ और कुछ कहता है। तो आपको ट्रम्प के बिहेवियर के ऊपर बिल्कुल जैसे चुप्पी साधी हुई थी, साध रख करके रखनी चाहिए। इसके ऊपर भी कुछ बोलना नहीं चाहिए था। अभी सबने स्टेटमेंट दी, बहुत देश हित में है, ट्रम्प ने अच्छा किया, गोयल साहब ने बोल दिया, और ट्रम्प परसों पता नहीं क्या करेंगे, फिर गोयल साहब क्या बोलेंगे। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ट्रम्प के साथ आप अपनी टर्म्स पे खेलिए, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करिए। विदाउट अमेरिका यू हैव टू लिव। आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ये कि विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय ट्रम्प, वी विल लिव इन स्पाइट ऑफ यूएस, डिस्पाइट यूएस, दैट शुड बी द पॉलिसी, दैट्स इट। वो लगता नहीं है। चलिए प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।